हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने ये एंट्रीज पढ़ी थी कि ना कैश व्यापार में आ रहा है या फिर कैश व्यापार से जा रहा है, बस ये इनसे रिलेटेड एंट्री पढ़ी थी। लेकिन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही कस्टमर व्यापार में आता है जो हमेशा मतलब माल को कैश में ही खरीदे। कभी कभी ऐसे कस्टमर भी आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें हमारी दुकान से या हमारे व्यापार से कुछ ना कुछ माल खरीदना है। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स या उसके लिए भी कुछ ना कुछ वो होता है। व्यापारी रखता है कि हाँ, अगर हम उधारी पे माल खरीदेंगे तो किसे कितना डिस्काउंट देना है या नहीं देना है, जो भी है, तो वो आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब भी व्यापार में उधार पे माल बेचा जाता है या उधार माल खरीदा जाता है तो क्रेडिटर्स डेटर्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। मतलब उसमें ना किसी व्यक्ति का नाम आता है। जिस भी व्यक्ति को हमने अगर उधार पे माल बेचा है तो उस व्यक्ति का नाम आएगा, या किसी व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है तो भी उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे हम उधार माल बेचा है। देखिए, इसे हम किसी एंट्री से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रवि को उधार माल बेचा, तो यहाँ जो है माल किसे बेचा है, रवि को। रवि पाने वाला व्यक्ति है। रूल क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति का नाम, मतलब जो वस्तु जिस व्यक्ति के पास वस्तु आती है उसे डेबिट की जाती है। तो यहाँ पर जो माल है वो किसके पास जा रहा है, रवि के पास, तो रवि का अकाउंट होगा डेबिट। रवि, किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो हम अकाउंट नहीं लिखते हैं। रवि डेबिट टू, माल बेचा है तो माल बेचने की एंट्री होती है टू सेल्स अकाउंट। या सपोज होता कि ना रवि से माल खरीदा तो उसकी एंट्री, रवि से माल उधार खरीदा होता तो उसकी एंट्री हम करते रवि से माल उधार खरीदा, तो उसकी एंट्री हो जाती। माल जब भी खरीदते हैं परचेज वर्ड यूज होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। माल हमने अगर नगद में खरीदा होता तो क्या एंट्री की जाती, टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से कैश जाता। लेकिन यहाँ भी कैश नहीं जा रहा है, हमने माल उधार खरीदा है। तो हमने माल किस व्यक्ति से उधार खरीदा है, रवि से। तो रवि जो है ना वो हमारा लेनदार है, यानी कि भविष्य में जो है हमें रवि को पैसे देने हैं। तो ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं दायित्व भी है, और जो दायित्व होते हैं वो हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। तो रवि को हमें पैसा देना है तो रवि, और फर्स्ट वाली एंट्री में रवि को उधार माल बेचा है। रवि को उधार माल बेचा है, इसका मतलब उसने अभी कैश अमाउंट नहीं चुकाया है, भविष्य में वो कभी हमें अमाउंट चुकाएगा, हमें उससे पैसा लेना है, तो वो हमारा देनदार हो गया। और देनदार जो है वो हमारी संपत्ति होती है, व्यापार की संपत्ति है। जो पैसा व्यापार में आना बाकी है वो व्यापार की संपत्ति होती है, इसलिए उसे डेबिट किया जाता है। तो जब भी माल उधार पर बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो जिस भी व्यक्ति को हमने माल बेचा है उसका नाम डेबिट किया जाता है, या जिस व्यक्ति से हमने माल उधार खरीदा है तो उस व्यक्ति के नाम को क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए, डिस्काउंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बिजनेस में। तो मैं आपको डिस्काउंट के बारे में भी बताती हूँ थोड़ा। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट फर्स्ट तो है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसे कि व्यापारिक बट्टा भी कहते हैं। व्यापारिक बट्टा। और सेकंड है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यानी कि नगद बट्टा।
पहले तो हम इन्हें समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा दिवाली, जब दिवाली होती है या कोई भी फेस्टिवल होता है तो ना डिस्काउंट होते हैं कि 10% डिस्काउंट है या 50% डिस्काउंट है। वो वाला जो डिस्काउंट होता है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। यानी कि जब कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आपको है ना अपनी बिक्री बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, आपके कपड़ों, क्लॉथ स्टोर है, कपड़ों की दुकान है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए हर एक ड्रेस पे ना आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो। तो जो 10% डिस्काउंट आप दे रहे हो ना, वो इसलिए दे रहे हो ताकि जो है कस्टमर है ना सुन करके आएंगे कि हाँ भाई 10% डिस्काउंट है, चलिए देख के तो आते हैं, और फिर देखने आएंगे तो खरीदेंगे भी। तो क्या होता है, सेल्स बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं ना बिजनेसमैन, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं बिक्री बढ़ाने के लिए, सॉरी, बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो है सेलिंग को बढ़ाने के लिए होता है। और सेकंड हम कह सकते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, कभी भी इसकी एंट्री नहीं की जाती है, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो। यानी जब हम माल खरीदते हैं ना, तो हमें भी अगर मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो भी हम एंट्री नहीं करेंगे, या हमने अपने कस्टमर को माल बेचा है और उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो भी हम एंट्री नहीं करेंगे। चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी नहीं की जाती है। सेकंड हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, या कोई एंट्री नहीं की जाती है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट होता है जो है कि मान लीजिए उधार जो हमने माल बेचा है किसी व्यापारी ने किसी कस्टमर को, तो जो है वो जो अमाउंट चुकाएगा फ्यूचर में, तो व्यापारी सोचता है कि यार अगर है ना मैं तुम्हें अगर 5% डिस्काउंट और दे दूँ तो है ना तुम मुझे मतलब है ना अमाउंट को जल्दी पे कर दो। जैसे कि ना इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, किसी व्यापारी ने ना कस्टमर को 100 रुपये का कोई चीज़, कोई भी वस्तु है ना बेची है, ठीक है, 10% डिस्काउंट पे। तो इसका मतलब है जो 10% का ट्रेड डिस्काउंट है ना, उसकी एंट्री तो नहीं होगी, ठीक है। तो जो 100 रुपीज़ की चीज़ थी उस पर 10% डिस्काउंट दिया, यानी उसका अमाउंट हो गया 90 में दिए वो वस्तु उस कस्टमर को, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। लेकिन वो जो व्यापारी है वो कहता है कि ऐसा कीजिए, अगर तुम मुझे ना ये जो 90 रुपीज़ का अमाउंट है, 90 रुपये अगर तुम मुझे ना 2 दिन के अंदर अंदर पे कर दोगे तो मैं तुम्हें ना 5% डिस्काउंट और दे दूंगा। लेकिन अगर 2 दिन बाद तुम उस पैसे को मुझे पे करोगे तो फिर तुम्हें ना 90 रुपीज़ ही चुकाने पड़ेंगे। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर चुकाओगे ना तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट और दे दूंगा। ऐसा करना, तुम मुझे 85 ही चुका देना, ठीक है ना, 85 रुपये ही चुका देना। तो वो जो 5% कैश डिस्काउंट है ना, वो नगद बट्टा, तो वो बट्टा उसने क्यों दिया है, ताकि जो पेमेंट है ना वो जल्दी उसे मिल जाए। तो इसलिए कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि जो पेमेंट है जल्दी मिल जाए। तो इसे हम कह सकते हैं शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए। शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो बट्टा दिया जाता है, उसे कहते हैं नगद बट्टा, यानी कि कैश डिस्काउंट। शीघ्र भुगतान पाने हेतु। और सेकंड है कि कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है डिस्काउंट लिख करके, इसकी एंट्री होती है, एंट्री की जाती है। फिर से हम देख लीजिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो बिक्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है और इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती, कोई भी इसके लिए कोई वर्ड ना तो यूज़ किया जाता है ना इसकी एंट्री होती है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो शीघ्र भुगतान पाने के लिए व्यापारी अपने कस्टमर को देता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल के जरिए हम इसे देख लेते हैं कि आपने किसी शॉप से कुछ खरीदा है, 1000 रुपये का कुछ भी खरीदा है अमाउंट, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि ना अगर आप ये 2 खरीदोगे, ठीक है ना, मान लीजिए है आपको है ना कोई भी 2 बुक्स खरीदनी है,
ठीक है, वो दोनों बुक्स है ना 500 रुपीज़ की है, लेकिन है ना आप एक ही खरीद रहे हो, तो वो व्यापारी बोलेगा ऐसा कीजिए, अगर आप 2 बुक खरीदोगे ना तो दोनों बुक पे मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो आप क्या करोगे, दोनों खरीद लोगे और दोनों पे 10% का डिस्काउंट ले लोगे और बोलोगे कि है ना अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं उधारी पे खरीद लेता हूँ। तो वो बोलेगा ठीक है ले लो, तो आप उधारी पे दोनों बुक्स को खरीद लोगे। तो वो जो डिस्काउंट है वो तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, उसकी एंट्री वो व्यापारी भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वो आपको एक कंडीशन और आपके सामने रखेगा कि अगर आप मुझे ये अमाउंट है ना 5 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन पहले पहले या 2 दिन पहले पहले, जो भी वो बताता है आपको टाइमिंग, कि उससे पहले पहले अगर आप पे कर दोगे ना तो आपको मैं ना 5% या 10% डिस्काउंट और दे दूंगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा कि हाँ चलो ठीक है थोड़े और कम पैसे पे करने पड़ेंगे, तो आप तो ना आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप चुका दोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं दे सकते, तो क्या होता है कि निश्चित समय के बाद अगर आप वो पैसा चुकाओगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो शीघ्र भुगतान पाने के लिए व्यापारी जो डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को वो होता है कैश डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट की एक एंट्री मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए विजय को ₹10,000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा, ठीक है। विजय को 10,000 रुपये का माल बेचा है ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है, यानी यहाँ पे कहीं भी नगद का मतलब नगद का वर्ड का यूज नहीं है, इसका मतलब नगद में नहीं बेचा है माल, उधारी में बेचा होगा। तो यहाँ एंट्री होगी विजय अकाउंट हम नहीं लिखेंगे, डेबिट टू माल बेचा है। और जब भी माल बेचा जाता है, माल से रिलेटेड मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए थे, उसमें से जब माल बेचा जाएगा तो यूज होगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे 10,000 का जो माल है बिक्री बढ़ाने के लिए जो है व्यापारी क्या कर रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। तो 10,000 का हम 10% लेस करेंगे, माइनस कर देंगे यानी कि, तो 9,000 रुपीज, यानी कि 10,000 का माल जो है वो व्यापारी ने विजय को 9,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी डिस्काउंट की एंट्री हमने की है नहीं की। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उससे जो सेलिंग वैल्यू होती है, जो विक्रय मूल्य होता है, उसमें से माइनस कर दिया जाता है और माइनस करके ही उसे लिखा जाता है, उसकी अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी अलग से एंट्री की जाती है। कैश डिस्काउंट भी हम एक एंट्री से देख लेते हैं। जैसे कि राम को 40,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 10% ही नगद बट्टे पर बेचा। उधार बेचा या बेचा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी एंट्री होगी राम को 40,000 रुपए का माल 10% तो व्यापारिक बट्टे पे बेचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 40,000 है उसका 10% कितना हुआ 4,000 रुपये, तो वो हम लेस करेंगे तो 36,000 रुपये यानी 36,000 रुपये से हम एंट्री करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उसने कहा है कि 10% नगद बट्टा भी दिया है। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों
एक साथ आ जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, उसके बाद में कैश डिस्काउंट माइनस किया जाता है। फिर से सुनिए, जब भी किसी एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा दोनों एक साथ दिया जाता है, एक साथ आ जाते हैं दोनों बट्टे, तो सबसे पहले व्यापारिक बट्टा माइनस किया जाता है, उसके बाद में नगद बट्टा माइनस किया जाता है। और व्यापारिक बट्टे की तो एंट्री हम करेंगे ही नहीं, नगद बट्टे की एंट्री हम करेंगे। तो अब इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। राम को 40,000 का माल बेचा है, इसका मतलब है 40,000 में से हम 10% माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36,000 रुपये। तो हमने राम को, इसका मतलब है 36,000 रुपये में माल बेचा है, 36,000 रुपये राम को देने हैं हमें, राम हमें 36,000 रुपये चुकाएगा। लेकिन अगर है ना वो हमें है ना 2 दिन के अंदर या जल्दी पेमेंट करेगा ना, तो उसको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसे 10, लेकिन इसमें मिल रहा है उसे 10% डिस्काउंट, तो 36,000 का 10% यानी कि 3600 रुपये, 3600 रुपये का डिस्काउंट उसे और मिल रहा है, और वो हमें 3600 रुपये और कम चुकाएगा। तो देखिए, राम को हमने माल उधार पर बेचा, लेकिन नगद बट्टा भी उसे दे दिया है। सॉरी, यहाँ उधार माल नहीं लिखेंगे, उसे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सेल्स क्यों आया, राम का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि राम को नगद बट्टा मिल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है राम है ना जो है तुरंत कैश चुका रहा है, और जब भी कैश अमाउंट उसने चुका दिया तो जो है वहीं पर लेन देन का हिसाब किताब बराबर हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पर राम का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ राम से हमें लेना था 36,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है, और 10% इसका यानी कि डिस्काउंट हमने दिया है उसे 3600 रुपये, और 32,400 रुपये का अमाउंट राम ने हमें चुकाया है। फिर से देखिए, जब भी जो भी खर्चे होते हैं या लॉस बिजनेस में होता है उसे डेबिट किया जाता है। अभी जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं ना राम को, कैश डिस्काउंट, ये हमारे लिए खर्चा है या नहीं? खर्चा है या इनकम है? खर्चा है, और जो खर्चा होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। तो डिस्काउंट हम हमारे कस्टमर को दे रहे हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया उसकी तो एंट्री होती नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री नहीं करेंगे। उससे तो डायरेक्ट जो सेलिंग वैल्यू थी ना 40,000 की, उसमें से माइनस कर दिया, और ये हो गया हमारा सेलिंग वैल्यू कि हमने 36,000 का माल बेचा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे उसे 40,000 का माल दिया, हमने उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, और 36,000 रुपये में हमने राम को माल बेचा है। लेकिन क्या है कि कैश डिस्काउंट भी जो है राम ले रहा है, तो उसकी एंट्री की जाती है, और डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो खर्चा है, इसलिए वो डेबिट होगा। डिस्काउंट कितना है? 36,000 का 10%। जब भी व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा एक साथ आता है तो पहले हमने इसमें से व्यापारिक बट्टा माइनस किया है, उसके बाद इसी का 10% यानी कैश जो नगद बट्टा है वो हम निकालेंगे 3600 रुपये, ये इसमें से माइनस होकर के, यानी राम ने हमें कैश चुकाया है 32,400 रुपये, और इतना कैश हमारे व्यापार में राम से आ रहा है। कैश हमारे व्यापार में आ रहा है 32,400, तो ये डेबिट होगा। डिस्काउंट खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। अगर हम देखें इसकी प्रकृति की बात करें तो ये वास्तविक खाता है, और ये जो है अवास्तविक खाता है। जो डिस्काउंट होता है वो अवास्तविक खाता, जिसे कि नाम मात्र का खाता भी हम कह सकते हैं। नाम मात्र का खाता, या फिर इसे अवास्तविक अकाउंट भी कहेंगे। कैश को वास्तविक खाता, और जो सेल्स है वो भी होगा वास्तविक खाता, जो कि माल से संबंधित है। ठीक है, सेल्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि माल बेचा है। देखिए स्टूडेंट्स, कैश और डिस्काउंट की एंट्री हमेशा एक साथ होती है, या तो ये दोनों अकाउंट डेबिट होते हैं या दोनों ही अकाउंट एक साथ क्रेडिट होते हैं।
देखिए एक बात और, जब भी कोई कस्टमर हमें माल खरीदने का ऑर्डर देता है, यानी कि जब भी हमें माल का आदेश मिलता है कि हाँ हमें इतने हज़ार का माल चाहिए या इतना चाहिए, तो कभी भी उसकी एंट्री नहीं की जाती है। आदेश प्राप्त होने की या आदेश देने की कोई एंट्री नहीं होती है। इसके अलावा एक बात और, अगर हमें मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है। कब? जब हमने डिस्काउंट कस्टमर को दिया है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके से खर्चा है, नुकसान है। और लेकिन अगर हमें डिस्काउंट मिलता है, मान लीजिए हमें किसी को कैश चुकाना है, वो हमें डिस्काउंट दे रहा है कि ठीक है आप 1000 रुपये या 500 रुपये का डिस्काउंट आपको देते हैं, आप इतने कम पे कर सकते हो, तो वो हमारे लिए इनकम हो जाती है। उस कंडीशन में डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, यानी कि आय होने पर तो डिस्काउंट क्रेडिट किया जाता है, अगर यही डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा होता है, हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो डेबिट किया जाता है। ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई कस्टमर हमारा जो पैसा बाकी होता है ना हमें पे करना, वो चुका ही नहीं पाता है, वो हमें पे ही नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में भी एक एंट्री होती है, एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि इसे कहते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण यानी मीन्स वो पैसा हमारा डूब गया। जैसे कि मान लीजिए हमने राम को 1000 रुपये का माल बेचा, तो हम एंट्री कर देंगे राम टू सेल्स। राम अकाउंट इसलिए डेबिट किया है कि राम हमारा देनदार, उससे हमें 1000 रुपये लेने हैं और हमने उसे 1000 का माल बेच दिया। लेकिन है ना 1 महीने या 2 महीने बाद हमें पता चलता है कि राम जो है ना वो हमें 1000 रुपये नहीं चुका पाएगा, तो वो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो उस कंडीशन में एंट्री होती है कि जब हमारा कस्टमर हमें पैसा नहीं चुका सकता, तो बैड डेब्ट्स को डेबिट किया जाता है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए खर्चा है, यानी कि हमें लॉस हुआ है एक तरीके से, 1000 रुपये हमारे डूब गए, अब हमें नहीं मिलेंगे। वो कस्टमर ऐसी कंडीशन में है कि वो हमें वो पैसा चुकाएगा ही नहीं अभी, तो यानी वो पैसा डूब गया। इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो एंट्री की जाती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, यानी वो पैसा हमारे व्यापार से जा चुका है, अब हमें वो पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ हम लिखेंगे टू राम। इसका मतलब है कि राम जो कि हमारा देनदार था, जो कि हमारी संपत्ति थी, 1000 रुपये हमें उससे लेना था, अब वो संपत्ति नहीं रही, अब वो कम हो गई। और जब संपत्ति डिक्रीज होती है यानी कम होती है, तो क्रेडिट होती है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही एंट्री है। थैंक यू।